आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई विजिटर वीज़ा फॉर कनाडा। और काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें जो है ना बहुत फ़ीस लगती है, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इसकी जो फ़ीस है सिर्फ 100 कनेडियन डॉलर है, और इसके अलावा बायोमेट्रिक्स की फ़ीस है वो है 85 कनेडियन डॉलर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और उनकी वजह से उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। आजकल रिजेक्शन बहुत हो जाती है, तो उसकी क्या वजूहत हैं, क्या रीज़न्स हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जो रिक्वायर्ड हैं, वो तो आपको देने ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपका केस स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम कहते हैं जिसे, तो उस वजह से आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्रोसेसिंग टाइम से लेकर फीस तक का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना टाइम वेस्ट के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और इंट्रोडक्शन में आपने देख लिया होगा कि ये वीडियो किस हवाले से, हाउ टू अप्लाई विजिटर वीज़ा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं विजिटर वीज़ा के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री विजिटर वीज़ा, दूसरा होता है मल्टीपल एंट्री। जो ज़्यादातर केसेस में जो है ना मल्टीपल एंट्री ही लगता है, मल्टीपल वीज़ा ही लगता है। तो उसका मतलब ये है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार कनाडा आ जा सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर विजिटर वीज़ा। और अब सिंगल एंट्री की बात कर लें तो सिंगल एंट्री का सिंपल मतलब है, और ये है कि जब आपका सिंगल एंट्री वीज़ा जो है ना लगता है, तो आप सिर्फ एक ही बार कनाडा में एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत ओकेजनल होता है, और ये केसेस बाय केसेस बेसिस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा वीज़ा जो ऑफिसर है उस पर भी डिपेंड करता है, साथ में आपका जो बैकग्राउंड सिचुएशन है आपकी उस पर भी डिपेंड करता है। वैसे जो जनरली वीज़ा मिलता है ना लोगों को, तो वो 10 साल तक का मिलता है, या फिर ये भी होता है कि आपके जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है आपको तब तक का मिलेगा। तो विच एवर कम्स फर्स्ट, या तो आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है आपको तब तक का मिलेगा, या फिर आपको 10 साल तक का मिलेगा। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने लगें या उसका सोचने लगें, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो कब तक है। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई विजिटर वीज़ा। तो विजिटर वीज़ा के लिए सबसे पहला जो स्टेप है ना वो ये है कि आपको ऑनलाइन जाना है, और ऑनलाइन जाकर आपको जो है ना रीज़न बताना है कि वाई यू आर अप्लाइंग फॉर विजिटर वीज़ा। तो आपका जो भी रीज़न होगा वो आप बताएंगे, और उसी हिसाब से आईआरसीसी आपको जो है ना बताएगी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना अप्लाई करने हैं। तो आपको सबसे पहले जो है ना कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसका जो है ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना ऐड कर दूंगी। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जाकर बताना है, रीज़न बताना है कि वाई यू आर विजिटिंग कनाडा। उसके लिए 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, स्क्रीन पे भी अभी आपको शो हो रहे होंगे। तो सबसे पहले तो या तो आप बता दें कि एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हैं कनाडा, या फिर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को विज़िट करने जा रहे हैं, या फिर उसके अलावा आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, या फिर कोई भी कंपैशनेट जो रीज़न है वो आप दे सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंटेशन ही विज़िट वीज़ा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जो है ना ऐसी कोई भी चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका केस जो है ना वो रिजेक्ट हो जाए या रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है ना वो आता है प्रूफ ऑफ फंड्स। अब आपको जो है ना फंड्स कितने चाहिए विजिटर वीज़ा के लिए, तो जनरली जो लोग कनाडा में रहते हैं ना उनका एक एस्टिमेटेड अमाउंट मैं आपको बता देती हूँ पर मंथ का, यानी कि 30 डेज़ का, वो होता है 2000 टू 3000 कैनेडियन डॉलर्स। तो पर मंथ का जो है ना एक रफ सा अमाउंट ले लेते हैं 2000। तो अगर आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपके पास जो है ना 2000 कैनेडियन डॉलर फॉर 30 डेज़ होने चाहिए। पर मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप एटलीस्ट जो है ना 6 मंथ्स के जो फंड्स है ना वो अपने अकाउंट में रखें, यानी कि 2000 पर मंथ, तो 6 मंथ का हो जाएगा 12,000, वो अपने अकाउंट में रखें। उससे ये होगा कि आपका जो केस है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप जब जिस वीज़ा पे आ जाते हैं ना, विजिटर वीज़ा जब आपका लगता है, तो उसके थ्रू आप मैक्सिमम कनाडा में 6 मंथ्स तक रह सकते हैं। तो 6 मंथ्स के फंड्स आपके पास हों तो आपका जो केस है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना मैं यही कहूँगी कि आप जो है ना अपने फ़ंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शो करें, ताकि आप जितना ज़्यादा अपने फ़ंड्स शो करेंगे उतना ज़्यादा आपका केस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आपने टिकट करवा दी है
तो और अगर आपका जस्ट यही प्लान है कि आप सिर्फ 30 डेज़ के लिए रहेंगे तो फिर 2000 आर ओके, बट जितना ज़्यादा शो करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। अब बात करते हैं कि आप जो है ना अपने फ़ंड्स किस तरह से शो कर सकते हैं। तो उसके जो है ना मल्टीपल तरीके हैं कि आप उनको यूज़ करके अपने फ़ंड्स शो कर सकते हैं। तो आप जो है ना एफडी शो कर सकते हैं अगर फिक्स डिपॉज़िट है, या फिर आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स शो कर सकते हैं, या फिर सैलरी स्लिप्स जो होती हैं वो आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई एसेट है ऐसा तो आप वो शो कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी की कोई ज़मीन होती है या किसी का कोई घर होता है तो आप जो है ना वो एसेट्स भी शो कर सकते हैं। तो लिक्विड मनी तो आपको चाहिए ही होगी, लेकिन अगर इसके अलावा आप एसेट भी अपने शो करेंगे तो आपका जो केस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। इसके अलावा आप अपनी आईटीआर भी शो कर सकते हैं, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो आपको जो मिला हुआ वो आप शो कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन केस बाय केस, सो यू कैन शो ऑल दीज थिंग्स। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि जो प्रूफ ऑफ फंड्स में आपका जो होस्ट है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है कनाडा आने के लिए तो उसको भी अपने शो फंड्स जो है ना वो शो करने पड़ सकते हैं। अगर वो आपकी सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली जब आप विज़िट करते हैं तो उस केस में जो होस्ट है कनाडा में प्रेजेंट है, जो जिसने आपको इनवाइट किया है, उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ सकती हैं। लाइक उनके जो टैक्स फॉर्म्स होते हैं कनाडा के वो उन्हें दिखाने पड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मेरे हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके विजिटर वीज़ा की, वो रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ जॉब। तो एप्लीकेंट मस्ट नॉट वर्क इन कनाडा, ये आपको प्रूफ ऑफ जॉब उनको देना है। तो दैट यू शुड नॉट बी वर्किंग इन कनाडा। ओके, सो ये चीज़ आप कैसे प्रूव कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि आप जब कनाडा आएंगे तो आप हमेशा के लिए नहीं रुकेंगे, आप वापस अपने मुल्क जाएंगे। तो उनको एक प्रूफ चाहिए, सॉलिड प्रूफ। तो वो प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप देंगे, और वो डॉक्यूमेंटेशन ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपने मुल्क जो भी आपका कंट्री है, लाइक पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गया, तो जो भी आपका कंट्री है आपकी वहाँ पर जो है ना जॉब होनी चाहिए। तो आप फिर ही आप कह सकते हैं कि आप जो है ना वापस अपने मुल्क जाएंगे। आप सिर्फ कनाडा में विज़िट करने जा रहे हैं और फिर वापस अपने मुल्क जाएंगे और अपनी जॉब को कंटिन्यू करेंगे। या फिर आपका कोई बिज़नेस होगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ये बिज़नेस है, आप ये काम करते हैं, तो आप वापस जाकर अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। या फिर आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं तो वो भी आप रीज़न दे सकते हैं। तो कोई भी ऐसा रीज़न दें जिससे आपका जो है ना केस स्ट्रॉन्ग हो जाए इस तरह से। या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। और अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही है, और ये जो है ना फैमिली के लिए है। तो जो आपकी फैमिली है ना, तो आपको जो है ना वीज़ा ऑफिसर को बताना है कि भाई मेरी जो है ना मेरे मुल्क में फैमिली है और वो मुझ पर डिपेंडेंट है। तो जब मैं कनाडा आऊँगा या आऊँगी तो मैं जो है ना वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रुकूंगी, मुझे वापस अपने मुल्क जाना है और मेरी फैमिली जो है ना डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। ये डॉक्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो काम है ना वो ये है कि आप बताएंगे कि आपकी जो फैमिली है ना वो उसको आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और यही वजह है कि आप कनाडा में रह के काम नहीं कर सकते, आप वापस जाकर अपनी फैमिली के साथ जो है ना रहेंगे। तो अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना वो है प्रूफ ऑफ क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड। आपका जो बैकग्राउंड है वो जो है ना बिल्कुल क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपकी जो हिस्ट्री है वो क्लीन होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये जो डॉक्यूमेंट है ना वन ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो अगर जो है ना आप देखें मिडिल ईस्ट में या किसी भी और कंट्री में वीज़ा लगना इतना मुश्किल नहीं होता, मिडिल ईस्ट में ख़ास करके बहुत आसानी से वीज़ा लग जाता है। लेकिन कनाडा का जो वीज़ा है ना लगना, वो बहुत ही एक बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर जो है ना ये लोग इन्वेस्टिगेट बहुत करते हैं, बिल्कुल डीप में जाकर देखते हैं कि आपके रिलेशंस वाकई वो बहन भाई माँ बाप दादा दादी बिल्कुल एंड तक चले जाते हैं ये लोग। तो आपका जो है ना रिकॉर्ड बहुत क्लीन होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, जो कि है लेटर ऑफ इनविटेशन। अब ये लेटर आपको कब चाहिए होता है? जब आपका ऑलरेडी कोई कनाडा में रिलेटिव हो या कोई फैमिली हो जो आपको इनवाइट करते हैं, ठीक है ना, तब आपको ये डॉक्यूमेंट जो है ना लगा देना होता है। तो जिनका कोई रिलेटिव है, जिनका कोई फैमिली मेम्बर है, वो तो ये डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। लेकिन जिनका कोई नहीं है कनाडा में, वो क्या करें, वो फिर ये करेंगे कि अप्लाई तो कर सकते हैं वो, लेकिन इस केस में फिर उन्हें जो है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होगा, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है कवर लेटर।
तो कवर लेटर में होता क्या है, हमें क्या करना होता है, उसमें हमें बताना होता है कि आपका जो पर्पज़ है वो क्या है कनाडा आने के लिए, यानी कि आपको रीज़न देना होता है, बताना होता है कि आप क्यों आना चाहते हैं कनाडा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। और इसके अलावा जो यंग लोग हैं उनका भी विज़िट वीज़ा है ना लग जाता है, अगर रीज़न स्ट्रॉन्ग हो तो या तो वो वर्क रीज़न दे सकते हैं या स्टडी रीज़न, ये दोनों रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यंग लोग हैं तो वो भी विज़िट वीज़ा पे आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। तो ये भी एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ट्रैवल हिस्ट्री में ये हो जाता है कि अगर आपने जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट किया हुआ है तो उससे ये होता है कि आपका पासपोर्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप अटैच करेंगे ना कि आपने बताया हो कि आपने ये कंट्रीज़ भी विज़िट की हुई हैं, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसके अलावा वीज़ा ऑफिसर को भी लगेगा कि येस दिस पर्सन ट्रैवल्स अ लॉट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट भी देंगे तो आपका केस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अब जो इसके अलावा बाकी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो ये हैं कि आपका एक पासपोर्ट हो गया। पासपोर्ट का भी मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि आपको अपनी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर आप जो है ना चाहते हैं कि आपका वीज़ा ज़्यादा टाइम तक रहे तो मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट का एक्सपायरी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक हो गया। और इसके अलावा हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन, वो भी देखते हैं कि आपका कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। और एक इसके अलावा जो है ना डिजिटल फोटोग्राफ्स एज़ पर रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो है ना प्रॉपर रिक्वायरमेंट वो आपको ऑनलाइन ही नज़र आ जाएंगी जब आप वेबसाइट पे जाएंगे। तो एक्यूरेट जो उनकी रिक्वायरमेंट है फोटोग्राफ्स की वही आपको फॉलो करनी है, इससे अलावा नहीं। जो सिंपल हम फोटोग्राफ्स लेके आते हैं ना पासपोर्ट साइज के, वो नहीं चाहिए। उनकी जो है ना परमानेंट एक साइज़ होती है, वो आपको फॉलो करनी होती है। और इसके अलावा आइडेंटिफाई और सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स। और साथ में जो है ना आपको कवर लेटर का भी डॉक्यूमेंट देना है। कवर लेटर में आपको ये बताना है कि आपका प्लान क्या है, आप कनाडा क्यों आ रहे हैं, तो वो आपको पर्पस एक देना है। अब जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है इमिग्रेशन ऑफ होस्ट स्टेटस। तो जो भी आपका रिलेटिव है कनाडा में जो आपको इनवाइट कर रहा है, या जो आपका फैमिली मेम्बर है जो आपको इनवाइट कर रहा है, उनका जो है ना कनाडा में स्टेटस क्या है। वो जो है ना पीआर होल्डर हैं या फिर स्टडी परमिट पे आए हुए हैं या वर्क परमिट पे आए हुए हैं, तो किस ज़रिए वो आए हुए हैं, कौन सा उनका स्टेटस है कनाडा में, वो आपको बताना है, वो आपको प्रूव करना है। तो वो डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना आप ऑनलाइन जो है ना जाके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है ना आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। और फिर आपको जो है ना वीज़ा की जो फ़ीस है वो भी पे करनी होती है, $100 कैनेडियन डॉलर्स, जो मैंने आपको बताया है स्टार्ट में ही। और फिर आपको जो है ना बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आती है। बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट जब आती है तो बताते हैं आपको कि आपको जो है ना इस वीज़ा सेंटर पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स लेने हैं, जिसमें वो आपके फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो वो फिर उनके पास भेजने होते हैं। उसके बाद जो है ना, और बायोमेट्रिक्स की जो फ़ीस भी मैंने आपको बताई थी 85 कैनेडियन डॉलर्स। और फिर जो है ना आपको बस वेट करना है। जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो जो है ना आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे। जब आप उनको अपना पासपोर्ट भेज देंगे तो फिर जो है ना आपके वीज़ा पे स्टैंप लग के आ जाएगा। तो इसका मतलब है आप विजिट वीज़ा के लिए अब रेडी हो गए हैं, अब आप कनाडा जा सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन थी जो मैंने आपको बताई है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप में से कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर मोर वीडियोस। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टेप के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।